Hello students, welcome to Civil Stab and today we are going to discuss the UGC NET most probable questions. हम business finance से start कर रहे हैं. फाइनेंस में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं. उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट किया जाता है. हमें पूरा यकीन है कि जो हम क्वेश्चंस आपको हर रोज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं रिवाइज करवाना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा. आप एक बारी अच्छे से थॉरली रिवाइज कीजिए ताकि आपका जो यूजीसी नेट है और जेआरएफ है दोनों ही क्लियर हो विद वेरी गुड मार्क्स एंड यू आर एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स. So welcome to Civil Staff channel and you can like and subscribe our videos if you think our material is relevant over here. तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इसमें हम टर्मिनोलॉजीज भी रिवाइज करेंगे और एक ही क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन बेसिस पे रिवीजन करना शुरू करते हैं तो हम नॉट जस्ट आंसर देख रहे हैं, हम बाकी के 3 आंसर्स भी जो है उनकी टर्मिनोलॉजीज या उनका जो कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे. तो एक ही शॉट में आपकी 4 चीज़ें कवर होने वाली है इसमें. तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड यू कैन एवरी टाइम अ न्यू क्वेश्चन इज कमिंग अप यू कैन गिव अ पॉज. आप पॉज कीजिए वीडियो को और फिर इसको दोबारा से आप अपना आंसर जो है टैली कर सकते हैं. So let's see. Working capital turnover measures the relationship with working capital turnover with किसके साथ आपका जो working capital है, जो आपका रेशो है वो किसके साथ मेजर होता है बच्चों इस केस में? Yes, it is immovable property. It is immovable property over here. So the correct answer is A, immovable property. तो अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है वो रेवेन्यू के तरफ ध्यान देती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से बने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, रिलेशनशिप जो आपने वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी के अंदर to fund the routine operations and amount of sales generated through these operations. तो आपने रेशोज का चैप्टर आई होप बहुत अच्छे से किया होगा. अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के एडवांटेजेस क्या है एक बार आप देखिए. जो स्मूथ फंक्शनिंग है ये उसके बारे में बताता है. इट एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड्स स्पेशली इन द शॉर्ट टाइम पीरियड. वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को देखते हैं. आपकी जो बिजनेस एक्सपेंशन है उसको ये ईज करती है एंड इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट्स पीयर्स. यानी कि अगर आपने अपने फाइनेंस को वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज किया हुआ है तो आप अपनी जो कंपटीशन है कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एज ले सकते हैं. समटाइम्स हायर रेशो, लेकिन डिसएडवांटेज देखो कि जो हायर रेशो होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, डज नॉट हैव इनफ कैपिटल टू सपोर्ट इट्स सेल्स ग्रोथ. ठीक है, हायर कैपिटल टर्नओवर ऑफन लीड्स टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस. यानी कि आपका जो टर्नओवर है हायर कैपिटल का बहुत ज़्यादा है वर्किंग टर्नओवर, और इससे क्या होता है जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी की तरफ चली जाती है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है इज टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डिविडेंड पे आउट रेशो, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हमने मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, रेशोज, कैपिटल, बजटिंग, हर तरह के क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे रिवाइज करवाने वाले हैं. तो डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या है, पैट कैपिटल. पैट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. आई होप ये कैलकुलेशन सब बच्चों को आती है, हाउ टू रीच पैट. अगर नहीं आती है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. डीपीएस अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पैट. प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पैट. पैट अगेन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड. तो आपने बताना है डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये एंड द करेक्ट आंसर इज इसका डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस. डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस. अगर उसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना है, जो कि ज़्यादातर बच्चे, देखो इसमें ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. कई बारी हमने देखा है कि बच्चों ये भी
टिक करके आते हैं, उनको लगता है कि यार ईपीएस डीपीएस तो था तो शायद ऐसा ही होगा, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर जो है आपका न्यूमरेटर में जाता है और जो अर्निंग पर शेयर है आपका जो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला देखना है तो आपका क्या होता है, पहले अर्निंग बिफोर टैक्स या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स। आप इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपका आ जाता है अर्निंग, सॉरी दीज आर सिंपल अर्निंग्स, तो यहाँ पे ईबीटी आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे जब आप टैक्स माइनस करेंगे तब आपका आ जाएगा ईट या फिर पैट, जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से आप सब फिर क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे जो कि आपका फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद आपके पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब कंपनी का चॉइस है कि वो सारा का सारा अमाउंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या फिर वो कुछ अमाउंट जो है अपने लिए रखना चाहता है। तो यहाँ पे कुछ डिविडेंड आप जो है यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपका आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि हम धीरे धीरे रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको उन थ्योरीज का नाम पता है और आपको पता है किस में 0% है किस में 100% है तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस, आपका भी और दूसरे बच्चों का भी रिवीजन हो सकता है। तो डिविडेंड ऑल ऑफ इट, नन ऑफ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल ऑफ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर कोई और मिडल वे, कुछ अमाउंट यहाँ पे आपने दे दिया कुछ अमाउंट यहाँ पे दे दिया, 30-70 का रेशो है या 70-30 का रेशो है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर आपने बिजनेस फाइनेंस अच्छे से रिवाइज किया है तो यू कैन टेल अस वेरी क्विकली कि इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है। हाँ जी, डिविडेंड पर शेयर का एक बारी दोबारा से फॉर्मूला देखते हैं। ये जो है बच्चे डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशो, ये ऐसी रेशोज हैं जिनमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती ही आती है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, जो आपने एनुअल डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो आपने एनुअल डिविडेंड दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो डीपीएस आपको क्या दिखाता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इशूड ऑन पर शेयर बेसिस, ऑन पर शेयर basis. Then you have annual dividend per share divided by share price. So this is your yield, dividend yield. Yield आपको क्या बता रहा है, रेशियो बिटवीन डीपीएस एंड द इशूअर्स करंट शेयर प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे आज जो आपका इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को खरीदेगा, सेंसेक्स से या स्टॉक मार्केट से खरीदेगा, उसके लिए कितना यील्ड पड़ेगा, उसके लिए कितना यील्ड आएगा। तो हमारे को कितना डिविडेंड मिल रहा है, सपोज देखो रिलायंस के जो शेयर्स हैं उसका फेस वैल्यू हो सकता है 10 रुपये हो, लेकिन मार्केट में वो 2400 रुपये का मिल रहा है। लेकिन और प्रॉब्लम क्या होती है, सी द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, suppose the face value over here is 10 rupees and I say that the dividend is 10%, dividend is 10% of the face value, तो ये क्या बन गया, ₹1 बन गया। अब मार्केट में किसी व्यक्ति ने 2400 रुपये का एक शेयर खरीदा है या फिर ठीक है, तो अब उसको 2400 रुपये इन्वेस्ट करके उसको कितना रिटर्न मिल रहा है बच्चों, 1 रुपी, दैट विल बी द डिविडेंड यील्ड। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी हमने देखा, इट इज़ द डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, कि आपको कितना कंपनसेशन यहाँ पे हो रहा है। अर्निंग पर शेयर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो, सो दैट वी गेट टू नो कि आपको कितनी नॉलेज है अबाउट द रेशियोज और कितना चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। डुपॉन्ट एनालिसिस, डुपॉन्ट एनालिसिस किसके साथ डील करता है, एनालिसिस ऑफ करंट एसेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल बजटिंग या एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगेन आई विल रिपीट इट, एनालिसिस ऑफ करंट एसेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल बजटिंग या फिर एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये अगर आपको डुपॉन्ट एनालिसिस आपने पहले देखा हुआ है तो आप इसको आंसर कीजिए और बताइए कि इसका क्या सही आंसर होने वाला है। इसका सही आंसर
क्या होने वाला है? हाँ जी बच्चों, यू कैन पॉज ओवर हियर इफ यू वांट एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। ये जो आंसर है ये ज़्यादातर बच्चों को ये टर्मिनोलॉजी जो है ये वाला टॉपिक छोड़ ही देते हैं बच्चे। तो लेट्स सी अगर आप लोगों को ये आंसर आता है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं अब हम। इसका आंसर है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस के बारे में हम कुछ देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये वर्ड कहाँ से आया। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है परफॉर्मेंस को हम मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हम इसमें देख रहे हैं कंपनी की, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय डू पॉइंट कॉर्पोरेशंस इन द 1920। अगर आपने मैनेजमेंट या कॉमर्स में जो है बैकग्राउंड स्टडी किया हुआ है तो कई टर्मिनोलॉजीज जो है हमारी 1920 से आती है या 1930 से आती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस कंपनी के यहाँ पे डू पॉइंट कॉर्पोरेशन के यहाँ पे ये हुआ था। इसको डू पॉइंट आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसका न्यू नेम क्या है? डू पॉइंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो डू पॉइंट एनालिसिस या डू पॉइंट आइडेंटिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको बताया जाएगा इसमें। ये बेसिकली आपको आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बता रहा है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है बच्चों। आई होप दिस वाज क्लियर। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अगर मैंने इम्प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगी? टर्नओवर इंक्रीज करूंगी, एक्सपेंसेस रिड्यूस करूंगी, या फिर कैपिटल यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करूंगी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हाँ जी बच्चों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपसे सिर्फ ना, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले आपको आरओआई का फॉर्मूला आना चाहिए एंड देन यू विल बी एबल टू टेल मी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, लेट्स सी वेरी क्विकली, आर यू एबल टू फाइंड आउट कि इसमें ट्रू सही आंसर क्या है? ओके, तो लेट्स सी द आंसर इज डी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है इंक्रीज करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, एक तो इंक्रीजिंग टर्नओवर, आपका सेल्स जो है इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपेंसेस जो है, कॉस्ट जो है आपकी कम होनी चाहिए, कैपिटल यूटिलाइजेशन यानी कि कैपिटल को आप कितने इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और उसमें कुछ डिट्रॉयशन हो रही है मैनेजमेंट में, स्पेशली इन द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है वो उनसे संभल नहीं रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? वो क्या दर्शाता है या वो क्या कारण की वजह से ऐसा हो रहा है? द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ रिड्यूस्ड, जो कंपनी की कैपिटल थी, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, वो सब रिड्यूस हो गया है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट्स कंपनी के हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, एक ही प्रोडक्ट को बेचने पे अब उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। दैट डेटर कलेक्शन पीरियड हैज़ इंक्रीज, यानी कि हम अपना जो उधार कलेक्ट कर रहे हैं, जितने टाइम पीरियड में कलेक्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गया है। सपोज पहले हम 90 दिनों में कलेक्ट कर रहे थे, अब वो 150 दिनों में हो गया है। इट हैज़ इंक्रीज टू 150 days. Just hypothetically I am saying that sales has decreased, आपकी जो सेल्स है वो कम हो गई है। अब आपने ध्यान देना है, हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें आपको पॉसिबल आंसर्स लग रहे होंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल आप किस पे ध्यान देते हैं बच्चे? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला से लेके चलूँ, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, सेल्स का इसमें तो कोई रोल ही नहीं है, सेल्स का वर्किंग कैपिटल में कोई रोल नहीं है और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी कोई रोल नहीं है। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने से कोई दिक्कत होगी?
आप खुद सोचिए कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो क्या किसी कंपनी को इसके लिए परेशानी आने आएगी। और सेकेंड है डेटा कलेक्शन पीरियड। तो अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है तो आंसर है इसका सी, यानी कि आप जो है जिस टाइम पीरियड में मनी जो है अपने लेंडर से कलेक्ट कर रहे थे, डेटर से कलेक्ट कर रहे थे, वो इंक्रीज हो गया है, वो अब आपको उस टाइम पीरियड पे नहीं दे रहे। इससे जो आपका वर्किंग कैपिटल का जो पूरा साइकिल है वो आपका चरमरा गया है, वो आपको दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया, उसको आपने कई दिनों तक लगा के प्रोसेस किया और उसको फिनिश गुड में बनाया। फिनिश गुड बनाते ही आपने उसको शोरूम पे भेजा फॉर सेलिंग आउट, शोरूम पे या गोडाउन पे भेजा, और वहां पे दो तरीके हैं, या तो वो कैश में बिकेगा या फिर क्रेडिट में बिकेगा। अगर कैश में बिक रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट में बिक रहा है, सपोज यहाँ पे 90 दिन में मेरे पास पहले पैसे आ जाते थे, अब वो 150 दिनों में आ रहे हैं, यानी कि मुझे और 2 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कैश क्रंच हो जाएगा, कैश क्रंच होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं रॉ मटेरियल ले रही हूँ, या तो मैं भी कैश में लूंगी या क्रेडिट में लूंगी। अगर मैं इन लोगों को उसी टाइम पीरियड में पे कर रही हूँ जिस टाइम पीरियड में पहले ले रही थी, तो वो जो 2 महीने का गैप है वो मुझे नहीं मिल रहा है। या तो मेरा यहाँ पे भी इंक्रीज हो, क्रेडिट जो है रॉ मटेरियल में खरीद रही हूँ उसके लिए भी मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा मिले, तो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है अच्छे से चलता रहेगा। आई होप दिस पॉइंट वॉज वेरी क्लियर। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस क्या चीज़ है? देखिए बच्चे, हम उन्हीं जो मेजर टॉपिक्स है जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से हर साल क्वेश्चंस वही होते हैं, उनको डिफरेंट एंगल से रिपीट किया जाता है, कभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने बिजनेस फाइनेंस का क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज भी हमने किए हुए हैं, लेकिन जो मैंने ये देखा है अब तक कि बिजनेस फाइनेंस या अकाउंट्स या कोई भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है उसमें बच्चे जो हैं थ्योरी को छोड़ के जाते हैं। जब तक वो थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपने अगर फार्मूला सिर्फ रटा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है, तो आपको दिक्कत आने ही वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी एंगल से पूछा जाएगा। तो आपको थ्योरी पढ़ के ज़रूर जाना है, और उन्हीं थ्योरीज में से हमने ये क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। तो अब ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज रह गए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप डेली के डेली बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। गलत आंसर आ रहा है नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपने सही आंसर छोड़ के बाकी के 3 पोर्शंस को नहीं छोड़ना। जो भी टर्मिनोलॉजीज बाकी के 3 को उसमें दी होती है, आपको ये सारी ही पता होनी चाहिए, ये आपको सारी ही पता होनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ अ फर्म। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या स्टडी कर रहा है, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर टर्नओवर। तो हमें ये पता है इसका सबसे पहला, और ए इज द करेक्ट आंसर। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है 2:1 इज द आइडियल रेशियो, जो कि हमारे पास पता होनी चाहिए। लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी होती है आपकी, लिक्विड रेशियोज, करंट एसेट्स वगैरह, तो वो भी आपके 2:1 होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी जनरल और इसमें स्पेसिफिक आ जाती है, तो ये भी करनी है। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियोज आपकी टाइम्स में निकलेगी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह। तो प्लीज़ अच्छे से फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए। रेशियोज को रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका है उनकी टाइप्स को ऊपर लिख दीजिए, जैसे कि ये सॉल्वेंसी रेशियो है, ये लिक्विडिटी रेशियो है, और उसके आगे कितनी रेशियोज हैं, सपोज ये डेट इक्विटी रेशियो है, उसका फॉर्मूला लिखिए। और अगर उसका कोई आइडियल रेशियो है, जैसे इस केस में 2:1 है, वो यहाँ पे आप लिखते रहिए। तो यूज़ अ लैंडस्केप या फिर डबल पेज को इस्तेमाल कीजिए। बार बार रेशियोज पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको वो सॉल्व करने के लिए बहुत रेयरली देते हैं, आपसे वो थ्योरी पे ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज सेल्स मेथड होता है एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल कैप स्टेटमेंट्स में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो परसेंटेज सेल्स मेथड आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किसके परसेंटेज में दिखाया जाएगा।
तो जैसा कि नाम आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी 3 स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड, फाइनल स्टेटमेंट्स में कौन सी 3 फाइनल स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड ओवर हेयर। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, परसेंटेज ऑफ COGS, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये थोड़ा सा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से की हुई है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए और बहुत ही आसान लगना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो किसके बेसिस पे आएगा, वो आएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड पे, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड पे। क्लियर है बच्चे? आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर। अगेन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो पहला प्रोसीजर है, सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, आप क्या प्रोजेक्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल करेंगे, या प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स करेंगे, या प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। अब अगेन ये आपने सारा कुछ किया हुआ है, आपने इसकी थ्योरी भी पढ़ी हुई है, लेकिन आपको है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो हम क्या किस चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं इस केस में? तो अगर आपको आंसर पता है तो आई होप यू कैन टेल अस इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि आप जो है सेल्स एस्टिमेट के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपकी अगले साल सेल्स कितनी है। इसमें आप पुराना ट्रेंड देख सकते हैं कि हर साल जो है आपका 10% इंक्रीज हो रहा है सेल्स में, या फिर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आप कह रहे हैं कि भी देर इज़ अ चांस कि इस बार जो हमारा सेल्स है नॉर्मली 10% इंक्रीज होगा, लेकिन एबनॉर्मली वो 20% भी जंप कर सकता है, एबनॉर्मली 20% भी जंप कर सकता है। Which of the following is not considered while preparing cash budget? तो कैश बजट क्या होता है? कैश बजट में आप जो है कैश के बेसिस पे बजट बनाना शुरू करते हैं कि कहाँ से कैश आएगा और कहाँ पे कैश जो है यूटिलाइज होगा। जो बड़ी कंपनीज हैं, मीडियम लेवल की कंपनीज हैं, मीडियम यानी कि अप टिल 100 करोड़, और बड़ी मोर देन 100 और 500 करोड़ कंपनीज के लिए कैश बजट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज उनके लिए डेली के जो मैनेजमेंट है, रिक्वायरमेंट्स है, वो नहीं पूरी हो पाती है, और इतना कैश क्रंच जब वो फेस करते हैं तो कंपनी जो है इनएफिशिएंट है एंड उसको कई बार अपने ऑपरेशंस भी बंद करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या नहीं कंसिडर होता? एक्रूअल प्रिंसिपल, डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, या ऑल ऑफ द अबव। तो अब इसमें जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है वो है नॉट, यानी कि विच ऑफ द इज नॉट कंसिडर्ड। जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आता है या तो नॉट हटा दीजिए या फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए कि उसको क्या कहना चाह रहा है। तो अगर मैं हटाऊं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, तो उस पर आप टिक लगाते जाइए, और जिस पे एक पे आपका टिक नहीं लग रहा है वो आपका आंसर आ जाता है। आई होप दिस सिंपल टिप विल हेल्प ऑल ऑफ यू। अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है तो आपने बच्चे क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और नहीं के बिना पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, तो आपने देखना है कि क्या कंसिडर होता है, तो आपने वहां पे टिक लगा देना है। जिस भी ऑप्शन के आगे आपका क्रॉस आया वो आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम नॉट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आंसर? डी। कि इसमें क्या आ गया आंसर? डी। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि हम एक्रूअल प्रिंसिपल को भी नहीं देख रहे, कैश बजट है ना, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स का भी इसमें कोई रिलेशन नहीं है, और कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी इसमें हम नहीं देख रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर। अगर कैश बजट जल्दी से रिप्रेजेंट कर देखना है, रिवाइज करना है, फ्यूचर कैश फ्लोज को आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ओवर अ पीरियड, टाइम पीरियड इसमें डिफाइंड होता है। ये नहीं है कि आप 10 साल बाद या 20 साल बाद का देख रहे हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आपकी विजन जा सकती है। ठीक है, कैश रिसीट्स, पेमेंट्स, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक्चुअल कैश विल कम एंड गो और आउट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट करी है तो आपको पता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या होता है। इट विल नॉट इंक्लूड क्रेडिट सेल्स फॉर विच कैश इज नॉट येट रिकवर्ड, यानी कि जो ऐसी सेल्स जो क्रेडिट के बेसिस पे हो रही है, आप आगे लैंड कर रहे हैं, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या होगा? जहां पे भी कंपनी अर्न कर रही है इन द बजटेड टाइम पीरियड। आउटफ्लोज वही सब हो गए जहां पे आपका
लग रहा है। कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है यानी कि आपका जो आउटफ्लो है वो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। उसके लिए टेम्परेरी सेटबैक के लिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह ले सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रॉपर प्लानिंग, आप इस जो है सीजनल वेरिएशंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। और बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू, सीजनल वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो आजकल मार्केट में जो अगर आप जाओगे तो बहुत कम सेल्स हो रही हैं। तो जो शॉपकीपर्स हैं दे ट्राई टू मैनेज इस टाइम पीरियड में, बहुत ही कट डाउन कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस। ठीक है, उन्हें पता है कि अभी जो मार्केट में ग्राहक आ रहा है वो उसी किसी ज़रूरत के लिए आ रहा है। नहीं तो इतनी गर्मी में कौन आएगा 50 डिग्री में शॉपिंग करने के लिए भी, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, भी ऐसे ही देख लेते हैं कुछ पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। वो एक अच्छे टाइम, अच्छे माहौल में होता है जब मौसम बहुत अच्छा होता है, या फिर कोई त्योहार आने वाला है उन दिनों में उनका जो है पीक सीजन चल रहा होता है। तो उस टाइम पे आप देखेंगे वो ज़्यादा लोग हायर कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो इस तरीके से वो कैश को मैनेज करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड टाइप क्वेश्चंस है, आपको असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उनकी भी हम आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस हो। सीक्वेंसिंग, असर्शन रीजनिंग, ठीक है। नॉट वाले क्वेश्चंस जो हैं यूजीसी के फेवरेट होते हैं, यूजीसी के फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब कई बारी वो 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं और फिर कहते हैं कि यू नो विच ऑफ देम आर ट्रू, ए बी सी डी, ए सी डी, ए ई डी, वट, ठीक है। तो अब आपको क्या है, अगर आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता तो आप उस पर तुक्का लगाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको पता है कि ये 3 तो सही है लेकिन ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत है या सही है, इसका कुछ आइडिया ही नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे गेस वर्क कर रहे हैं दैट कैन बी वेरी रिस्की, ठीक है। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट जो है इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन, जो वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल है आपका, एडिटिविटी प्रिंसिपल जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट की क्या एजम्पशंस हैं और वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल जो है एनपीवी के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो या तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, या फिर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, या फिर पहली स्टेटमेंट गलत है या सेकंड स्टेटमेंट सही है। ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। इसमें अगर आपको वो टॉपिक नहीं पता है आई विल सजेस्ट कि लुक फॉर एन इजी क्वेश्चन रादर देन लूजिंग मार्क्स इन सच क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है बच्चे। तो 1 मिनट लीजिए, try to guess what can be the answer over here. So the answer is C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. तो modified internal rate of return जो है investment assumption पे तो ज़रूर बना हुआ है, लेकिन जो value additive principle जो है NPV से कहीं पे भी जुड़ा नहीं हुआ है, कहीं पे भी जुड़ा नहीं हुआ है। I hope this point was clear over here. हाँ जी, मॉडिफाइड इंटरनल रेट क्या होता है? मॉडिफाइड इंटरनल रेट जो है वो दो आपका किस पे प्रोजेक्शन करता है, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज पे ध्यान देता है। कैश फ्लोज आर मॉडिफाइड फर्स्ट एंड देन आईआरआर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मॉडिफाइड कैश फ्लोज। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। एमआईआरआर के 3 मेथड्स हैं, डिस्काउंटिंग, री इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो उसने जो है आपको री इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछा था, तो यानी कि हम री इन्वेस्टमेंट को जो है बेसिक एजम्पशंस में ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे जल्दी से वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल के बारे में बताना है। अगर आपको नहीं पता प्लीज कमेंट एंड टेल अस, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सीरीज। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैश बजट? हाँ जी, अगेन कैश बजट पे नॉट ट्रू का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो शॉर्टेज है एक्सेस ऑफ कैश की वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपीयर करती है और ऑल इनफ्लोज वुड अराइज बिफोर आउटफ्लोज ऑफ दोज पीरियड, यानी कि इनफ्लो पहले होगा आउटफ्लो बाद में होगा किसी भी टाइम पीरियड में। ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लोज आर शोन, सिर्फ जो डेली के रेवेन्यू मतलब जो डेली के आपके ऑपरेशंस के थ्रू जो कैश फ्लोज है सिर्फ उनको दिखाया जाता है। प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज
इज शोन एज इनफ्लो ऑफ कैश। इशू ऑफ शेयर्स को हम इनफ्लो ऑफ कैश मान के चलते हैं। तो अगेन नॉट ट्रू में हम क्या देखते हैं, पहले हम ट्रू देखते हैं। जब इशू ऑफ शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं और जो शेयर होल्डर्स है वो हमें पैसा दे रहा है, तो वो इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सो दिस विल बी ट्रू। ओनली रेवेन्यू नेचर ऑल इनफ्लोज शुड अराइज बिफोर आउटफ्लोज फॉर दोज पीरियड। तो ये क्या सही है? हाँ, क्या सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आपका होना चाहिए? शॉर्टेज ऑफ एक्सेस वुड अपीयर इन अ पर्टिकुलर पीरियड, वुड अपीयर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ओवर हियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। तो आपका फॉल्स कौन सा हुआ? ये वाला। तो नॉट ट्रू में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू नेचर का कैश का हम लेंगे, कैपिटल का नहीं लेंगे। कोई फिक्स एसेट आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हम दे रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। Question number 12. In securitization, when no assets are acquired and the collateral is fixed for the life of an asset, the type of structure is known as. तो ये बिल्कुल आपका टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको टर्मिनोलॉजी सीधे तरीके से पूछी गई है। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप देखिए। सिक्योरिटाइजेशन आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है, इस पे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हमने देखे हैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, तो इसलिए हम इसको दोबारा आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो क्या कहते हैं उसको? रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर कहते हैं, एमोटाइज स्ट्रक्चर, कोलेट्रलाइज स्ट्रक्चर या फिर सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर है सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर। सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एसेट्स को एक्वायर नहीं किया जाता, कोई भी एसेट एक्वायर नहीं होता, लेकिन जो कलेक्ट्रल है वो पूरी लाइफ के लिए फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्हें कहा जाता है। इफ अब ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 40,000, इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन लगने से पहले और टैक्स लगने से पहले की अर्निंग्स आपको दी गई है। फर्स्ट ईयर में है 10,000, 14,000 एंड 16 एंड 20,000। आप टैक्स रेट जो है 50% एज्यूम करेंगे और इसमें डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप लगाएंगे। तो आपने इसमें कंपनी की एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इसमें आपको पूरा टेबल बनेगा आपका, जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे ईयर 1, 2, 3, 4। ये आपको बिफोर आपको दिया गया है 10,000 पहले साल का है, फिर आपका है 14,000 है, फिर आपका है 16,000 और फिर है आपका 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हाँ जी, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 40,000 आप लेके चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, SLM पे है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो टैक्स रेट है आपका 50% है, 50% आपका टैक्स रेट है। कितना आपका कैश फ्लोज बनेंगे? आई होप यू हैव कैलकुलेटेड इट ओवर हियर, एंड आपका आंसर जो है इस केस में आना चाहिए 16%। 16%। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या आपका 16% नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के कैश फ्लोज कैलकुलेट करना सिखाएंगे। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ द फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, या फिर ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, या ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब आप ये देखिए इसमें वर्ड प्ले कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर में आपको जितने
कैश फ्लोज होने वाले हैं, आप या तो उनको कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका क्या फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं। ठीक है, इसका थर्ड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। लास्ट है सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप देखेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप देखेंगे इस केस में। तो के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस केस में होनी चाहिए? हाँ जी बच्चे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बच्चे कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स को एक्सपैंड होना चाहिए, हर एक को फायदा होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी कि हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। तो आप उसका प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे कि आने वाले साल में 2029 में या 2030 में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू आज की डेट में 2024 में कितनी वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। अ शेयर होल्डर होल्ड्स अ कंपनी, वो उस कंपनी का एक तरह का ओनर है। अगर कंपनी इंप्रूव करती है तो शेयर प्राइस इंप्रूव करेगा, शेयर प्राइस इंप्रूव करेगा तो उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है एंड हेंस उसका जो भी है फायदा होता है। वेल्थ इज एनपीवी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस द कॉस्ट। तो यानी कि ये आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार आप उनको रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ आस्क अस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द फर्म शुड फॉलो द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, पेइंग आउट डिविडेंड ओनली एंड इफ फंड्स आर अवेलेबल। तो थ्योरी ऑफ डिविडेंड में कौन सी थ्योरी है जिसमें कहते हैं हम कि भी हमने जो है जितने भी एनपीवीज हैं, जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका अगर सपोज ए बी सी एंड डी, इसका जो एनपीवी है 0 है, इसका सपोज 10,000 है, इसका 20,000 है और इसका जो है -12,000 है, तो यानी कि हम डी और ए को रिजेक्ट कर देंगे और बी और सी को एक्सेप्ट करेंगे। और जो डिविडेंड है हम तभी पे करेंगे, डिविडेंड हम तभी पे करेंगे अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी या प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये कौन सी थ्योरी बनी? बर्ड इन हैंड थ्योरी, इन्वेस्टर रैशनैलिटी थ्योरी, 100% रिटेंशन थ्योरी या फिर रेजिडुअल थ्योरी? तो इसका आंसर है रेजिडुअल थ्योरी। अगर फंड बचे हैं तो ही आप उसको डिविडेंड को पे करेंगे। तो देखिए बच्चे, अब हम ये सारी थ्योरीज एक बारी जनरली रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इन्वेस्टर रैशनैलिटी क्या होती है? रैशनल मीन्स कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है या फिर जो हमारा इन्वेस्टर है वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को जो है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को पोजेस कर रहा है। बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि वो रैशनल है, वो लॉजिकल है, वो सोच सकता है, उसको नॉलेज है सारी, और वो एक साउंड माइंड से डिसीजन ले सकता है। अगर रैशनल इन्वेस्टर्स जो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी रैशनल ली जाती है तो उसका जो भी एक्सेस रिटर्न है वुड बी वेरी डिफिकल्ट। यानी कि अगर सभी लोग, सपोज पूरी दुनिया के सभी लोग जो है रैशनली इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो वो कहेंगे कि रिटर्न देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी ने लॉजिक लगाया होता है। यानी कि कुछ लोग जो है सिर्फ रैशनली देख पाएंगे, कुछ लोग नहीं देख पाएंगे। नो bargains would be there to be had because relative price would be correct, यानी कि बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। आपको भी पूरी नॉलेज है, मुझे भी पूरी नॉलेज है कि इसका क्या प्राइस होना चाहिए, हम उसी पे, हमारे पास पूरी एजुकेशन भी है, बार्गेनिंग टिप्स भी है, हमारा रैशनल माइंड है, साउंड माइंड है, और हम उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। तो इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, इसमें आपको भी रिटर्न नहीं आएगा, मेरा भी रिटर्न बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि इन्वेस्टर की रैशनैलिटी हम चाह रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों की रैशनैलिटी नहीं चाह रहे क्योंकि उसमें हमारा लॉस होगा। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? यानी कि आपने एलोकेशन करनी है कैपिटल की बहुत ही ऑप्टिमल, ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसेस को आपने रिड्यूस कर देना है। जो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी है, जब कंपनी डिविडेंड डिटर्मिन करती है डिविडेंड अमाउंट, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट फंड्स का अमाउंट जो है डिलीट करने के बाद,
ठीक है। बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या होती है, जिसमें एक कंपनी या ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इन्वेस्टर्स है वो हमेशा ही डिविडेंड्स प्रेफर करेंगे टू कैपिटल गेन। यानी कि अगर मैंने 2400 रुपये का रिलायंस का शेयर खरीदा और उस पर मुझे 1 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है हर साल, मैं वो लेना पसंद करूंगी रादर देन 2400 का जो 3100 हो गया या 3000 हो गया है, उसमें मैं कैपिटल गेन लेना नहीं पसंद करूंगी। सो दिस इज द बर्ड इन हैंड थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, ये वहाँ आपके इंग्लिश सिनोनिम इडियम से आया है। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, यानी कि जो आपको मिल रहा है डिविडेंड के तौर पे, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मिल रहा है, आप उसमें खुश हो रादर देन आप कैपिटल गेन के सपने लेके चल रहे हो। रेजिडेंट डिविडेंड पॉलिसी आई होप इज मोर क्लियर। Which of the following rules stand true while preparing schedule of changes in working capital? डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप शेड्यूल बना रहे हैं तो क्या होगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, एंड ऑल इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। तो ए और सही सही है, बी और डी सही है, ए और डी सही है, या ए बी और डी सही है? हाँ जी बच्चों, तो इसका आंसर है ए एंड सी। तो यानी कि एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, ये वाला वर्ड जो है ये गलत है, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। यानी कि जब करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो जो वर्किंग कैपिटल है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स जब होते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। व्हाट आर द रूल्स? आई होप यू नो दैट। इसका फॉर्मेट भी आपको पता है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपके करंट एसेट्स आते हैं, यहाँ पे आपके करंट लाइबिलिटीज आती है। सपोज ये स्टॉक है आपका, अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 10,000 से 20,000 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 10,000 है, ये आपका 20,000 है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आपने यहाँ इंक्रीज में डालना है और ये माइनस आपने ब्लैंक कर देना है। लेकिन जब आप करंट लाइबिलिटी का देखते हैं, सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हैं, ये 10,000 से 20,000 हो गया है, लेकिन इंक्रीज तो न्यूमेरिकली हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको डिक्रीज में डालेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क? हाँ जी, क्रेडिट रिस्क कब नहीं होता है? तो आपने देखना है क्रेडिट रिस्क कब होगा। प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट मे नॉट बी forthcoming in lending, guarantee of letters, overdraft credit, funds may not be forthcoming from the constituency upon the crystallization of the liability, fund security settlement may not be affected in case of security trading business, या फिर provide information for determining the adequacy of loan loss provision। हाँ जी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि क्या नहीं इसमें से होता है। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है बच्चे? क्रेडिट रिस्क होता है, सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, उसको मैं वो मेरे पास लोन लेने के लिए आ रहा है, तो मैं उसको एवेल्युएट करूंगी कि वेदर मिस्टर ए का जो क्रेडिट रिस्क है कम है कि ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, इंक्रीज्ड अमाउंट में है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि ये मुझे लोन जो है रीपे नहीं कर रहा है, ये मुझे लोन रीपे नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी कि आई विल नॉट गिव यू योर। लेकिन अगर ये डिक्रीज्ड रिस्क है, डिक्रीज रिस्क है, यानी कि देयर इज अ हाई चांस कि वो मेरे को लोन वापस करेगा अलॉन्ग विद माय इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, तो मैं उसका लोन अप्रूव कर दूंगी। इसमें क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जो कि अब्रॉड बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, स्पेशली इन यूएसए, जहाँ पे हर पर्सन का जो है क्रेडिट स्कोर आता है, उस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द एडिक्वेसी ऑफ लोन। तो यानी कि सिर्फ ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, बाकी सब कुछ आपका होता है। यानी कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट मे नॉट बी फोर्थकमिंग लैंडिंग, गारंटी या लेटर ओवरड्राफ्ट क्रेडिट जो है वो आपका फंड जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। क्रेडिट रिस्क अगेन मैंने बताया, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में व्यक्ति जा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक जो है अपने पोटेंशियल कस्टमर को इवेल्युएट करेगा,
हाई क्रेडिट रिस्क है तो यानी कि देयर इज अ हाई चांस कि वो नहीं पे कर पा रहा है, तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर लोअर है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं, क्रेडिट स्कोर जो है, देखो क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिस्क अलग है। क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट स्कोर 100 101 समथिंग होना चाहिए। अगर 39 है तो यानी कि क्रेडिट रिस्क जो है हायर है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इन दोनों चीज़ों में, क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट स्कोर में भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और जनरली दे गेट यू नो प्रॉब्लमेटिक। एक मैंने एडिशनल आपके लिए लेके आई हूँ, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क तो होता ही है, कंसंट्रेशन रिस्क एंड कंट्री रिस्क भी होता है। जस्ट गो थ्रू दीज टर्मिनोलॉजीज, अगर आपको इंटरनेट पे मिलता है या अगर आपके पास बुक्स में अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क पे हमें क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन क्रेडिट रिस्क इटसेल्फ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा अगर इसको और स्टडी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आया तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ जी, 18th क्वेश्चन है, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो it is associated with efficiency with which a company conducts its operation within the broader environment imposed upon it, arises due to change in operating conditions caused by the conditions thrust upon the beyond its control, variations in prices sparked due to real social, political and economic event, and associated with the capital structure of the firm। तो ये हमें देखते ही पता चल गया ये इंटरनल रिस्क है, ये इंटरनल रिस्क की बात हो रही है आपकी, ये एक्सटर्नल रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप इसे ढूंढ पा रहे हैं तो लेट्स सी, एक्सटर्नल रिस्क विल बी C2 एंड इंटरनल रिस्क विल बी D1। तो D1 और C2, D1 ये है, D1 ये है, C2 ये है। तो हमने यहाँ पे आई थिंक दिस विल बी, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, मार्केट रिस्क, वेरिएशंस, हाँ जी, फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही है। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार ऑप्शंस बहुत क्लोज होती है, तो आपको टिल द लास्ट लिस्ट आपको सॉल्व करना पड़ता है। अरेंज द फॉलोइंग आइटम स्टेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो अगेन ये सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया है, मैच द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी पूछे गए हैं और इनका जो टेंडेंसी है बढ़ता ही जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, असेंबली ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कैपिटल बजटिंग के स्टेजेस हैं, बहुत ही आसान होना चाहिए ये। डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशंस। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ध्यान से देखिए, अगर आप स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट देख पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ABCED। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप असेंबल करेंगे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स को, उनको एवेल्युएट करके उन पे डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर आप कैपिटल बजट और अप्रोप्रिएशंस करके आप लास्ट में क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। सो दिस इज 2 नॉट 1, 2, ठीक है। हाँ जी, कैपिटल बजटिंग एक बारी फिर भी देख लेते हैं। असेंबलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा आइडेंटिफाई से असेंबल, डिसीजन मेकिंग। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे गए हैं, अगर आप एक बारी में पढ़ के कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत तरीके के हमने स्टडी किए हुए हैं। तो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है, करेंसी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉरेन डेट क्राइसिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी पूछे गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। करेंसी रिस्क क्या होता है, जैसे कि मेरा जो करेंसी है वो डाउनफॉल होता ही जा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर है। डीवैल्यूएशन इसमें डिफरेंट आ जाती है, डीवैल्यूएशन इज वॉलेंट्रीली, जो कि चाइना बहुत बारी कर चुका है। लेकिन करेंसी क्राइसिस क्या होता है, आपका करेंसी जो है किसी और करेंसी स्पेशली डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल नहीं हो पा रहा है,
बैंकिंग क्राइसिस, जब आपके बैंक्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, एनपीएस बहुत अमाउंट तक इंक्रीज हो जाते हैं। सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि आपका हर लेवल पे जो फाइनेंस है वो धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है। फॉरेन डेट क्राइसिस हम देख चुके हैं, 91 में इंडिया भी भुगत चुका है, जिसमें आपका फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड रिजर्व जो है बहुत लेस हो जाता है। हाँ जी, तो इसका आंसर है ए, बी एंड डी ओनली। करेंसी क्राइसिस को आप फाइनेंशियल रिस्क के लिए मानेंगे, बैंकिंग क्राइसिस को भी और फॉरेन डेट को भी, ठीक है, ए बी डी ओनली। तो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट दीज क्राइसिस आर। जब आपका सडन और स्टीप डिक्लाइन शुरू हो जाते हैं किसी भी करेंसी का, इन अ नेगेटिव रिपल इफेक्ट थ्रू आउट द इकोनॉमी, यानी कि आपका पैसा जो है, पैसे की जो वैल्यू है, कोई भी पैसा आप ले लीजिए, वो ख़त्म ही हो गई है, ठीक है, उसकी फॉरेन मार्केट में कुछ स्टैंडिंग ही नहीं रहेगी है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है? एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 97-98 के अराउंड, अर्जेंटीना का क्राइसिस हुआ है 2001-2002, ये मोस्टली कहते करवाया गया बिकॉज ऑफ द पेट्रोल रीजंस। टर्किश लीरा क्राइसिस भी एक बारी हम देख चुके हैं, ठीक है। डेट क्राइसिस क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो अपनी एबिलिटी लूज कर देती है टू पे बैक द गवर्नमेंटल डेट, उसने कोई उधार लिया होता है। ये हम आजकल एक पर्टिकुलर अपनी पड़ोसी कंट्री के अगेंस्ट देखना सुन रहे हैं कि उसके पास पैसे नहीं है अपना उधार चुकाने के लिए, तो वो उधार लेके ही उधार चुका रहा है, उधार लेके ही उधार चुका रहा है। सपोज 5 लाख का उधार है, तो मैंने 7 लाख का नया उधार लिया, तो उसमें से पहले मैंने 5 लाख का उधार दे दिया, और जो मेरे 2 लाख बचे वो अपेरेंटली मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए, नहीं, कई बार तो करप्शन ही हो जाती है, वो जेब में ही चले जाते हैं। डेट क्राइसिस क्या है सिचुएशन? तो ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रही है, इकोनॉमिक शॉक्स आपके लग रहे हैं, करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चों, एंड पुअर डेट मैनेजमेंट। ये इसी की वजह से ये आपके जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं, यहीं पे ही जब पॉलिसी लेवल पे आपकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है ना बच्चों, तो आपने देखना है कि आपकी गवर्नमेंट में क्या पॉलिसीज आ रही हैं, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसी को। आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हल्के रेट पे या कुछ भी। अभी एक पर्टिकुलर कंट्री है वियतनाम, वहाँ पे भी इस तरीके का केस उन्होंने देखा है, जिसमें काफ़ी रिच लेडी को दे हैव गिवन अ डेथ सेंटेंस। हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, बट दे हैव गिवन इट बिकॉज दे बिलीव इन द पैरिटी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डेट क्राइसिस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, ये कैसे इफेक्ट करेगा? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे, और आपको फिर उसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो ये हमने ग्रीस में भी देखा था, और यहाँ हम पड़ोसी मुल्क में भी देख रहे हैं। अगर कभी भी सिचुएशन स्पाइरल होती है आउट ऑफ नोवेयर, श्रीलंका में भी हमने देखा था, तो उस केसेस में ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब नाउ वी हैव वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर ढूंढिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम नेक्स्ट सीरीज में आपको इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी एक फाइनेंस में काफ़ी फेमस थ्योरी है। ये किस बेसिस पे इसका असर्शन आता है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग द इन्वेस्टर्स ओनली। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी पे अभी तक हमने बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस देखे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। तो अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो आप इसका आंसर जल्दी से हमें बता दीजिए इन द कमेंट, और यू वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो टू कम आउट, जिसमें हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। आपको अगर हमारा फ्री कंटेंट लेना है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक over here. Do like and subscribe our channel Civil Staff. Thank you so much for your time and keep revising UGC NET. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो let us know and wait for the next series of question on business finance. अगर हमारे सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं तो we'll be starting with the new topic over there. Thank you so much. Have a good day.